यार मेरे पेरेंट्स भी उसके पेरेंट्स की तरह कूल क्यों नहीं है। हर चीज पे रोकते हैं, टोकते हैं, टॉन्ट कसते हैं। कर तो रही हूँ यार जॉब, अब स्कूल में थोड़ी हूँ कि हर चीज पे रोक टोक करेंगे, बट ठीक है यार, कोई परफेक्ट भी तो नहीं होता। पेरेंटिंग तो तब से स्टार्ट होती है जब से बेबी एक फीटल स्टेज में होता है। अब तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है, अब डॉल्फिन पेरेंटिंग है, अब मालूम नहीं बहुत तरह की टाइगर पेरेंटिंग है, मैंने ये भी नाम सुना है। जो हमने नहीं अचीव किया एज पेरेंट्स, हम अपने बच्चों के तरफ से उस चीज को देखना चाहते हैं, तो बच्चों पे प्रेशर डालते हैं इस बात का। हमें लगता है कि इतना कंट्रोल रखेंगे तो हमारा बच्चा बिल्कुल सही रहेगा। मैम वेलकम टू हील इट। हील इट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन्फॉर्म, एजुकेट और एम्पावर करता है हमारी यंग जनरेशन को बाय डिसमिनेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेंटल हेल्थ। मैम आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेरेंटिंग। ओके। और सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पेरेंटिंग एज अ टर्म कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे आया, ओरिजिन क्या है, एंड पेरेंटिंग एज अ प्रोसेस क्या होता है? बहुत ही मुश्किल से सवाल पूछ लिया मुझसे आपने। पेरेंटिंग तो ज़माने से चलती है, मतलब अरसे से है पेरेंटिंग, लेकिन आजकल कुछ सालों से बहुत ज़्यादा ज़िक्र में आ गई है, बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा होती है और हर कोई इसके बारे में बात करना चाहता है। अब माँ बाप तो अपने बच्चों की परवरिश करते ही करते हैं, जब से हम जानते हैं, मतलब कितनी ही एंशिएंट टाइम से परवरिश चल रही है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि हम परवरिश, पेरेंटिंग के ऊपर इतनी चर्चा करने लग गए हैं। हमारा ज़माना बदल गया है, हमारी सोच बदल गई है, या कोई जीन्स में कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण हमें पेरेंटिंग के बारे में बात करनी पड़ती है। और ऐसा क्या है जिसकी हमें क्लासेस लेनी पड़ती है पेरेंटिंग के लिए। लेकिन क्योंकि वो अभी जनरेशन्स चेंज हो गई हैं, जहाँ पर अभी एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है, अभी न्यूक्लियर यूनिट है, या बहुत तरह की फैमिलीज़ आ गई हैं, सिंगल यूनिट्स भी आ गए हैं, या मतलब एक पेरेंट कहीं और रहता है, दूसरा कहीं और रहता है, तो बहुत तरह की ऐसी सिचुएशंस आ गई, शायद उसके कारण हमें पेरेंटिंग के ऊपर चर्चा ज़्यादा करनी पड़ती है। राइट। तो मैम जैसे आपने बताया कि न्यूक्लियर फैमिली सेटअप आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। पहले होता था कि जॉइंट फैमिली रहता था या हम लोग बाकियों से पूछते थे कि कैसे करना है, क्योंकि कोई ना कोई एक्सपर्ट रहता था हमारे घर में। बट जैसे कि हम देखते हैं कि क्या पेरेंटिंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है या इज़ इट जस्ट लिमिटेड कि बच्चा जब तक एडल्ट हो जाता है बस वहीं पे ख़त्म हो जाती है? पेरेंटिंग तो तब से स्टार्ट होती है जब से बेबी एक फीटल स्टेज में होता है, जब माँ के कोख में होता है। तब से ही वो सोच आने लग जाती है कि हम माँ बन रहे हैं, फादर बन रहे हैं, हम बच्चे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वो तो हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है ये वाली बात। पेरेंटिंग स्टॉप नहीं होती है। आप ग्रैंड पेरेंट भी बन जाएंगे, आपकी पेरेंटिंग स्टॉप नहीं होगी अपने बच्चे के लिए और या अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए। तो ये होता है कि जब शुरुआत से लेके जब तक स्कूल इयर्स या कॉलेज इयर्स या शादी तक पेरेंटिंग काफ़ी इंटेंस रहती है। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा रहती है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि बच्चों की नीड्स चेंज हो जाती हैं और पेरेंट्स की सोच भी थोड़ी सी बदलने लग जाती है। तो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी में कुछ कुछ चेंज आ सकते हैं, लेकिन पेरेंटिंग तो कभी रुकती नहीं है। मुझे तो आज भी याद है, जब मेरी माँ 93 की हो गई थी, तब भी मेरी पेरेंटिंग कर रही थी, वो तो मुझे तब भी शिक्षा देती थी। और मैं बहुत याद करती हूँ इस बात को कि आई मिस हर, बिकॉज पेरेंट तो पेरेंट ही रहेगा हमेशा। मैम पेरेंट्स का रोल कैसे इवॉल्व होता है विद टाइम या जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो? शुरू में आपकी सोच होती है कि बच्चा आया है, तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है बच्चे के साथ में। आपको एक फीलिंग आती है दैट आई हैव बिकम अ पेरेंट नाउ, यू नो, दैट एक्साइटमेंट इज़ देयर। और आप शुरुआत में बहुत तरीक़ों से आप उसकी देखभाल करते हैं, आप नए कपड़े लाते हैं, आप नई तरह की गैजेट्स लेके आते हैं, आप नई तरह की बातें करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को उसके बारे में बातें करते हैं। यू नो, यू टेल देम कि अभी इसने फर्स्ट स्माइल दी है, इसने ऐसा बिहेव किया, इसने ये किया, इसकी कुछ कुछ किलकारियाँ, ये वो बहुत सारी डिस्कशन होती है। जब बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, स्कूल में जाता है, या अर्ली ईयर्स में कहीं जाता है, तो पेरेंट्स एक दूसरे के साथ में बातचीत भी करते हैं। वहाँ बातचीत करते करते कुछ और बातें आती हैं, कुछ और एक्सपीरियंसेस उनके आते हैं, तो आप उनके साथ भी कुछ चेंजेस लाते हैं अपनी पेरेंटिंग के अंदर। और
धीरे धीरे आप इवॉल्व होते हैं, स्कूल जाता है, स्कूल से बहुत कुछ सीखते हैं आप, बच्चा आके आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा जाता है। जैसे मुझे याद है मेरा छोटा बेटा जब स्कूल गया था और प्ले स्कूल से एक दिन वापस आया और मुझे कहता है मैम ने बोला है कि बच्चों को मारना नहीं है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा आपको तो मैंने कभी मारा ही नहीं। तो बोला नहीं मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, मैम ने बोला है बच्चों को मारना नहीं है, बच्चे सीखते नहीं हैं तो एक बार समझाओ पर मारना नहीं है। ऐसे थैंक यू सो मच। बट हम बच्चों से बहुत कुछ सीख जाते हैं, है ना। और बच्चे बार बार आपकी हर आयु में आके आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा जाते हैं और आप पढ़ते भी हैं, आप थोड़ी दुनियादारी में भी जाते हैं, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है और आजकल तो इन्फॉर्मेशन की ओवरलोड है। सो दैट इज़ वाई पेरेंट्स में थोड़ी कन्फ्यूजन भी है कि हमें अपनी परवरिश कैसे करनी है। राइट मैम, एक बहुत ही प्रचलित सा एक कॉन्सेप्ट आया था बैक इन 50s, आई थिंक जॉन बोल्वी लाए थे। आज के टाइम पे वो चीज़ें रिलेशनशिप के अनुसार से देखी जाती हैं, एक लेंस से देखा जाता है, बट व्हेन ही ब्रॉट इट अप इट वाज फॉर पेरेंट्स। मैम उस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा। हर तरह की पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बातचीत करी गई थी कि आप पेरेंटिंग किस स्टाइल से करेंगे। कुछ होते हैं जो बहुत डिसिप्लिनेरियन होते हैं, बहुत डिसिप्लिन के साथ में चलना है, बच्चे को अगर हमने ये ऑर्डर दिया तो ऐसे ही चलना है, आप सोचेंगे नहीं कि बच्चे पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर होते हैं थोड़े से मतलब थोड़ा सा आप उसको रिलैक्स भी करेंगे, थोड़ा सा आप डिसिप्लिन भी करेंगे, तो वो उसका स्टाइल कैसा रहता है। और एक होता है बिल्कुल ही छोड़ दिया आपने, बच्चे अपने तरीके से करेंगे। तो ये अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल, लेकिन उस ज़माने की पेरेंटिंग स्टाइल, अब के ज़माने में शायद 15 और स्टाइल्स आ गई हैं। बहुत तरह के नए-नए टर्म्स यूज़ होने लग गए हैं। एक पहले तो वो अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव और लेज़े फेयर उस तरह की इग्नोरेंट, हाँ, राइट इग्नोरेंट पेरेंट। अब तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है, अब डॉल्फिन पेरेंटिंग है, राइट। अब मालूम नहीं बहुत तरह की और तरह की टाइगर पेरेंटिंग है, मैंने ये भी नाम सुना है। तो हर तरह की पेरेंटिंग के बारे में चर्चा होती है, पॉजिटिव पेरेंटिंग। अब परवरिश तो परवरिश है। आपको कुछ-कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी है, आपको कुछ-कुछ चीज़ें देखनी है कि बच्चे के लिए आप कैसे क्या चीज़ एक बिहेवियर अपना लेके आ सकते हैं बच्चे के सामने, ताकि बच्चे पे क्या असर रहता है। और क्योंकि हम कोविड से निकले हैं, तो कोविड के बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं बच्चों में भी। तो ये जो सोशल स्किल्स की बातें होती हैं वो पेरेंट्स में भी अंतर आ गया है, बच्चों में भी अंतर आ गया है। तो पेरेंटिंग इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंज। और पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा ज़ोर है बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसका, है ना? तो बच्चों के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर भी पड़ता है, क्योंकि देखिए बच्चा है, कहीं ना कहीं तो नाजुक है, सीख रहा है अभी। तो स्कूल भी बोलता है पढ़ने के लिए, पेरेंट अलग बोलता है, माँ अलग, बाप अलग, ग्रैंड पेरेंट्स अलग बोलते हैं, आपके दोस्त हैं, आप पीयर ग्रुप के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ वो बोलते हैं, टीचर्स हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दबाव में रहता है, थोड़ा इमोशनली उसके ऊपर काफ़ी असर रहता है। तो राइट क्या हम तैयार हैं इसके बारे में समझने के लिए? राइट राइट। मैम आपने कंपटीशन की बात की और आपने ये बताया कि एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे। मैं इंडियन कंटेक्स्ट की बात करना चाहूँगा। इंडियन कंटेक्स्ट में इंडियन पेरेंट्स के ऊपर कई की गई रिसर्च या स्टडीज़ क्या बताती हैं इस संदर्भ में मैम? कुछ स्टडीज़ हुई हैं और कुछ अभी चल भी रही हैं, और चेंजेस आए हैं काफ़ी स्टडीज़ के अंदर, रिसर्च जो चल रही हैं। पहले पेरेंट्स हमारे पास देखिए बहुत कम ऑप्शंस थे, हमने क्या करना है। शुरू में क्या अपने 5 प्रोफ़ेशंस होती थी, एक मेडिसिन कर लो, राइट। इंजीनियरिंग कर लो, लॉ कर लो, यूपीएससी। यूपीएससी कर लो, मतलब अब 5 प्रोफ़ेशंस होती थी, राइट है ना, राइट सीए बन जाओ। अब तो बहुत सारी प्रोफ़ेशंस हैं। राइट। लेकिन कहीं न कहीं हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच अभी भी वही है कि हमें एग्जैक्टली। हमारा बच्चा उन क्लासेस में जाएगा, हमारा बच्चा स्कूल डमी स्कूल में जाएगा, हमारा बच्चा उन ट्यूटोरियल्स में जाएगा। तो हम बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, और हमें जो हमने नहीं अचीव किया एज़ पेरेंट्स, हम अपने बच्चों के तरफ से उस चीज़ को देखना चाहते हैं, तो बच्चों पे प्रेशर डालते हैं इस बात का। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आपका बेबी अभी आता ही है तो आपकी सोच में आ जाता है कौन से प्ले स्कूल में आपने बच्चे को डालना है ना?
आपकी एडमिशन लिस्ट में आपने उसका नाम डालना है ताकि हमारे को उस स्कूल में एडमिशन चाहिए। आप ये नहीं देख रहे डिस्टेंस कितना है, बच्चे को ट्रैवल करना है, आप बच्चे के ऊपर क्या असर रहेगा, लेकिन आपकी सोच है कि आपको बच्चे को स्कूल में डालना है। एज अ मेंटल हेल्थ पर्सन मैं कहती हूँ कि स्कूल सब एक जैसे हैं। स्कूल क्यों एक जैसे हैं? टीचर हैं, बच्चे हैं, जहाँ बच्चे आपको पीयर ग्रुप इंटरेक्शन वो हर स्कूल में आपको मिलेगा। आपका विजन क्या है? आप बच्चे के साथ में चाहते क्या हैं? आप हर समय चाहते हैं कि 100% मार्क्स आए, मेरे तो कभी नहीं आए, है ना। बहुत सारे बच्चों के हैं जो नहीं आते हैं। क्यों चाहते हैं कि हम 95-98% आए बच्चों के? और वो एक नंबर, आधे नंबर के लिए आप टीचर से झगड़ा करने जाते हैं कि मेरे बच्चे में ये हुआ। तो आप कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, फेलियर नहीं होना चाहिए, that you want to do the best for your child and but you're not allowing your child to understand if there is a failure माने फेल नहीं, पर मेरे से कुछ गलती हुई है, मुझे उस गलती का सामना करना आना है। Disappointment is a part and parcel of life forever. So do you think that Indian parents are toxic? ये शब्द तो मैं कभी भी नहीं इस्तेमाल करूँगा। हमारे यहाँ पर बहुत बढ़िया पेरेंटिंग होती है और हमारे यहाँ जो ग्रैंड पेरेंट्स की पेरेंटिंग है उसमें तो कोई दो राहें नहीं है, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स दोनों की। तो टॉक्सिक शब्द का मैं नहीं यूज़ करूँगी। कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम चेंज ला सकते हैं, जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं बच्चों के साथ में, तो हमारी पेरेंटिंग को कुछ ना कुछ चेंज होना ज़रूरी है। सो आई वोंट से इट्स टॉक्सिक, आई थिंक इट्स वेरी नाइस। हम लोग बहुत अच्छी तरह से पेरेंटिंग करते हैं और हम क्या बढ़िया एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं हम कहते हैं बड़े आए हैं उनके पैर छुएं, है ना, प्रणाम करें। तो वो एक हमारा हिंदू कल्चर है, इंडियन कल्चर है, तो वो एक वैल्यू है। हम बच्चे को सिखाते हैं कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी है ना। टॉक्सिक नहीं है। हम शायद घबरा जाते हैं जब 10 और पेरेंट्स देखते हैं और उनके बच्चे देखते हैं, तो हमें लगता है हमारे बच्चे क्यों नहीं वैसे कर रहे हैं। हमें उन सब चीज़ों की वही चीज़ चाहिए, हमें एक बच्चा ऐसा बनाना है। मुझे नहीं मालूम हम कौन सा ऐसा बच्चा बनाना चाहते हैं जो हम कंपैरिजन में आ जाते हैं और फिर हम डराते हैं, धमकाते हैं बच्चे को। ये नहीं समझते कि डराएंगे धमकाएंगे तो बच्चा डेवलप नहीं ढंग से कर पाएगा, वो और एंजाइटी में रहेगा। इसीलिए इतनी मानसिक रूप की परेशानियां बच्चों में देखने में आ गई हैं आजकल कि वो कोप अप ही नहीं कर पा रहे हैं। मैम जैसे जैसे किस टाइप की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं? जैसे 4 साल का बच्चा है और घबराता है, रोने लग जाता है और उसको सेपरेशन एंजाइटी होती है। सेपरेशन मतलब पेरेंट्स से दूर रहने की। और जैसे स्कूल जाना है तो उसको भी तैयार नहीं है। हर बच्चा अपने हिसाब से तैयार होगा, हर बच्चा 4 साल की आयु में तैयार नहीं होता है कि माँ बाप को छोड़ के जाएं। एंजाइटी आती है, रोने लग जाता है या कुछ कुछ ऐसी बात हरकतें करने लग जाता है, सिसकियाँ भरने लग जाता है या छुप के रोने लग जाता है, तो बच्चे में एंजाइटी है। स्कूल में वहाँ पर भी क्लास में भी जो काम हो रहा होता है उसमें पूरा उसका ध्यान नहीं रहता, क्योंकि ध्यान बटा रहता है, उसको याद अपनी माँ बाप की आ रही होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली फीलिंग, अटैचमेंट वाली वहाँ पर आ रही होती है। तो एक ये शुरुआत है एंजाइटी की, पर एंजाइटी बहुत तरीक़ों से आती है ना। और आपके साथ इंटरफेयर जब करने लग जाती है तब आपकी रेगुलर फंक्शनिंग, रेगुलर डेवलपमेंट में भी असर आता है। राइट राइट। व्हाट इज द रीजन फॉर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग? क्यों करते हैं कंट्रोल, पेरेंट्स? हर समय कंट्रोल चाहिए बच्चे के लिए। हमें लगता है कि इतना कंट्रोल रखेंगे तो हमारा बच्चा बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन आप उसको पनपने ही नहीं दे रहे, आप उसको अलाउ ही नहीं कर रहे अपनी डिसीजंस लेने के लिए, ओनरशिप लेने के लिए। अगर मैंने कोई गलती करी है तो मुझे ओन करना है। हम क्या करते हैं, आप बच्चा मारा है, किसी ने उसको धक्का दिया है स्कूल में, आप बच्चा आके आपको बताता है, आप कहते हैं तू पिट के आ गया, तू मार के नहीं आया। सो हम गलत दे रहे हैं, राइट। तो हमें ये नहीं करना है, हमने उसको अलाउ करना है कि अगर ऐसा होता है तो क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, राइट। अगर किसी बच्चे से आप तंग हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एडल्ट हैं, आपकी क्लासरूम में आप जाके बोल सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि बच्चा, अगर हम ऐसे उसको भड़काते हैं,
उसको इंसिन्यूएट करते हैं, तो बच्चे फिर एक लेबल में आ जाते हैं स्कूल के अंदर भी कि यही है बच्चा जो सबको तंग करता है। अनफॉर्चुनेटली फिर वो लेबल लग जाता है, तो उसका बिहेवियर को मॉडिफाई करने में बहुत दिक्कत आती है फिर। और मैम अगर एक ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का ही एग्जांपल लिया जाए, बच्चे अगर कंटिन्यूअसली एक या कंटिन्यूअली भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं मैम? लॉन्ग टर्म तो बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस है कि आप कभी अपनी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं कर पाएंगे। आपके लिए कोई ना कोई हमेशा होगा जो आपका काम कर दे, क्योंकि पेरेंट्स जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में है वो उनका काम करते रहते हैं। उनका होमवर्क आता है, होमवर्क कर देते हैं। उन्होंने कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लेते हैं। हर जगह वो मौजूद रहते हैं। तो बच्चे को अलाउ करिए, ही हैज़ टू लर्न टू ग्रो, ही और शी हैज़ टू मेक डिसीजंस। गलती करेंगे, गिरेंगे, गिरने दीजिए, चोट लगेगी, चोट का सामना करने दीजिए। मैंने और आपने यही किया है। हम ऐसे ही सीखे जीवन की परेशानियों को कैसे हमने एक्सेप्ट करना है और उससे कैसे हमने गुजरना है आगे। बहुत मुश्किलें आएंगी लाइफ में। क्या मेरे माँ बाप हर समय मेरे लिए हमेशा रहेंगे कि वो मेरे लिए सोल्यूशन ही ढूंढते रहेंगे? मैं खुद भी तो सोल्यूशन ढूंढूं अपने लिए। मैम कई बारी डिसिप्लिन को एक गलत तरीके से भी लिया जाता है, उसको एक कंट्रोल्ड मैनर में भी देखा जाता है। तो इस नज़रिए से मैं ये समझना चाहूँगा कि कैसे उनकी सही तरीके से पेरेंटिंग या डिसिप्लिन जैसे आपने बताया वो कैसे किया जाए? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत नेगेटिव उस चीज़ को लें। डिसिप्लिन डज नॉट मीन नेगेटिव। आपको मैंने ये नहीं बोला है कि आप मारेंगे बच्चे को, आपको ये नहीं कहा है कि आप ऊंची आवाज़ में डांटेंगे बच्चे को, ये नहीं कहा है। डिसिप्लिन के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ चीज़ें एक्सेप्टेड हैं, कुछ व्यवहार एक्सेप्टेड है, कुछ व्यवहार नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। अगर आपके बच्चे ने हाथ उठाया आपके ऊपर, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। आपके ऊपर या ग्रैंड पेरेंट के ऊपर या आपने हेल्प के ऊपर, नॉट एक्सेप्टेड। आपने एक बार भी उसको एक्सेप्ट कर दिया तो वो आपके साथ में थोड़ा सा गेम खेलेगा, आपको टेस्ट करेगा कि ये अलाउड है या नहीं अलाउड है। तो आपके ऊपर है। अब जैसे बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं, अब हम घर आते हैं तो वो बच्चा मुझे एंटर नहीं करने देता क्योंकि वो बोलता है कि मुझे गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पे बैठना है, मुझे गाड़ी पार्क करनी है। क्या 5 साल का बच्चा स्टीयरिंग व्हील में बैठना चाहिए? नहीं बैठना चाहिए। आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं पेरेंट्स की, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी गोदी में बैठा है बच्चा तो चलने दो। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे को स्टीयरिंग व्हील 5 साल पे देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स इतने प्राइड के साथ में बोलते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन वो मार्केट से जाके सामान ले आता है, गाड़ी चला के चला जाता है। और जब मैं पूछती हूँ कितनी आई हो तो बोलते 12 साल। तो डिसिप्लिन ये है कि आपका बच्चा 18 साल पे गाड़ी चलाएगा ना, 12 साल पे आपकी प्राइड कहाँ से आ गई उस बात पे? इसका मतलब हम गलत परवरिश कर रहे हैं ना, हम गलत सोच डाल रहे हैं। इट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ता है? तो डिसिप्लिन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। कुछ चीज़ें अलाउड है, कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है। किसी घर में खाना बेडरूम में अलाउड है, किसी घर में नहीं अलाउड है जहाँ आप टेबल मेज़ पे ही बैठ के खाएंगे। डिपेंड करता है घर घर के कल्चर के ऊपर। तो डिसिप्लिन वहीं से स्टार्ट होता है। राइट मैम, इसी पे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि पहले तो जैसे होता था कि मार के सिखा दिया, एक थप्पड़ लगा दिया, अब वो चीज़ नहीं है। तो बच्चे को कैसे समझाया जाए कि दिस इज़ रॉन्ग and this is right? So I will not use the word wrong and right. This is not acceptable. आपने हाथ उठाया है, not acceptable. मुझे ऊंची आवाज में बोलना ही नहीं, आंख से आंख मिला के बात करनी है, राइट? हम बार्गेन करते हैं बच्चे के साथ में, तो ये करेगा तो मैं तेरे को ये दे दूंगी, दूध पी लेगा तो मैं तेरे को ये दूंगी, लिख लेगा तो ये करूंगी। सो आप बार्गेन कर रहे हैं, आप उसको सिखा रहे हैं कि मैंने ये कर दिया तो मुझे ये मिल जाएगा, तो वो आगे से आपके साथ भी ये करेगा। आप ये करेंगे तो, आप ये दिलाएंगे तो मैं पढ़ लूँगा, आप ऐसा करेंगे तो मैं कर लूँगा। तो हम क्या करते हैं, 10वीं में इतने नंबर लेके आएगा तो हम तेरे लिए बाइक ले देंगे। आपने ऑलरेडी एक गलत सोच दे दी और आप बचपन से ही ये सोच देते हैं। आप इतने गिल्ट में रहते हैं कि आप काम कर रहे हैं। मदर्स अक्सर कहती हैं कि हम काम करते हैं
तो हम घर जाते हैं, हम बिना गिफ्ट के जाते ही नहीं है। क्यों? इट्स नॉर्मल एंड रेगुलर फॉर अस टू वर्क। इफ़ यू हैव टेकन अप दैट प्रोफेशन, इट्स नॉर्मल फॉर यू टू गो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप रोज़ घर में आएंगे एक मटेरियल गिफ्ट लेके आएंगे बच्चे के। सबसे बड़ा गिफ्ट है एक झप्पी देना, सबसे बड़ा गिफ्ट है आप बीच बीच में बैठ के बात करना, यू नो। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही वो बच्चा जानता है कि आई एम, माई पेरेंट इज़ देयर, माई पेरेंट इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी। और कुछ समय हम बिना पेरेंट के, कुछ समय पेरेंट के साथ में। आप गलत शिक्षा शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे जनरेशनल ट्रॉमास भी पास ऑन होते हैं, जेनेटिक्स भी पास ऑन होते हैं, ठीक है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले रह चुकी हैं, वो भी पास ऑन होती है, हेरिडिटी भी। इससे कैसे बच्चे को डील करना चाहिए, या एज अ पेरेंट हमें कैसे समझना चाहिए कि हाँ ये चीज़ तो होगी, बट देन उसके लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए? पहले तो हमने एक्सेप्ट करना है कि हमारे में ये इश्यूज़ हैं, हम इन जनरेशन ट्रॉमास के साथ में आए हैं। अब आप ब्लेम गेम करने लग जाएं, मेरे घर में तो सब कुछ सही था, ये पापा के घर में ही प्रॉब्लम है, या पापा बोले कि माँ के घर में प्रॉब्लम है, हमारे घर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। सो फर्स्ट एक्सेप्ट कि ये चीज़ें हैं। और अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री भी है तो हो सकता है आपके बच्चे में भी आए, क्योंकि वो जेनेटिकली आएगी आपके अंदर, वो जेनेटिक बैगेज है। सो आपको पहले एक्सेप्ट करना है कि ये हो सकता है, देन यू कैन प्रिपेयर योर चाइल्ड। इफ़ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, देन योर चाइल्ड विल नेवर एक्सेप्ट, क्योंकि वो देखता है कि आप कैसे डावाडोल होते हैं, आप कैसे एक सिचुएशन के साथ में आप कैसे डील कर रहे हैं, आपके क्या कोपिंग मैकेनिज्म है। चाइल्ड इज ऑलवेज एपिंग यू, ऑलवेज कॉपिंग यू। अगर आप किसी को चिल्ला के बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, बच्चा देख रहा है और बच्चा वही करेगा कि वो सीख जाएगा, ऐसी सिचुएशन में मैं झूठ बोल सकता हूँ, ऐसी सिचुएशन में मैं चिल्ला सकता हूँ। और हमारे लिए कितना आसान है बोलने, हमारे बच्चे में बहुत गुस्सा है। मैम ये तो आपने जनरेशन ट्रॉमा का बताया, बट जैसे जैसे बच्चा इवॉल्व होता है, बड़ा होता है, लोकस ऑफ कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग जो पेरेंट के साथ वो शेयर करता है, उसके बारे में मैं समझना चाहूँगा, हाउ इट इवॉल्व्स। सो जैसे मैंने कहा कि बचपन से ही हमें थोड़ा सा ये अलाउ करना चाहिए बच्चे को डिसाइड करने में। जैसे हम छोटी सी चीज़ है कि कपड़े वो पार्टी क्लोथ्स भी घर में पहनने लग जाते हैं। सो इट इज़ अप टू यू कि आप उसको सेग्रीगेट करके रखेंगे, दिस इज़ अलाउड, दिस इज़ नॉट अलाउड। नॉट राइट एंड रॉन्ग, बट इट इज़ अलाउड, दिस इज़ नॉट अलाउड। सिमिलरली छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे अपनी डिसीजन खुद लेने लग जाते हैं कि मुझे कौन सी गेम में जाना है, मुझे किससे बात करनी है, मुझे पढ़ाई में क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, टीन्स में आता है, तो सोच थोड़ी बहुत बदलने लग जाती है, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस आने लग जाती है और थोड़े अपने आप डिसीजन लेने की कोशिश करता है बच्चा। और शायद पेरेंट को ये नहीं अच्छा लगता तब, क्योंकि अब तक तो पेरेंट वाज डिसाइडिंग एवरीथिंग फॉर द चाइल्ड। इसीलिए इस स्टेज पे हमें थोड़ा अलाउ करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रिवेसी चाहिए होती है बच्चों को। उनके लिए रिश्ते भी अलग अलग बनेंगे अब उनकी एक्सप्लोरिंग की अलग चीज़ें होंगी। सो वी हैव टू अलाउ दैट फॉर द चाइल्ड, यू नो। तभी वो कंट्रोल फैक्टर आएगा बच्चे के अंदर, तभी वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी करेगा। आप अलाउ नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। राइट राइट। मैम एक चीज़ होती है कि जब एल्डर चाइल्ड होता है, फिर यंग चाइल्ड होता है, मतलब सबसे छोटा सबसे बड़ा, एक एल्डर चाइल्ड सिंड्रोम होता है, और एक चीज़ होती है कि द एल्डेस्ट हैज़ टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट्स का बायस भी आता है कि जो सबसे छोटा होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा प्यार भी होता है। मैं ये सारी चीज़ें भी समझना चाहूँगा आपसे, और कैसे ये चीज़ें मतलब थ्रू आउट रहती हैं इवन व्हेन दे ग्रो अप। बहुत बढ़िया आपने बोला, इस पे तो बहुत रिसर्च हुआ है हर कल्चर में, और हर फर्स्ट बॉर्न एंड सेकंड बॉर्न एंड द लास्ट बॉर्न, यू नो, देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट। सो यस, कि फर्स्ट बॉर्न के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, खासकर कि जब सेकंड चाइल्ड आता है तो हम हमेशा बोलते हैं तुम बड़े हो, तुम समझ लो, तुम बड़े हो, उसको दे दो, तुम बड़े हो, तुम इसका ध्यान रखो। सो हम छोटे से ही उसके दिमाग में बैगेज डालने लग जाते हैं, उसको ये बोलने लग जाते हैं कि तुम तो बड़े हो गए हो। तो वो बड़ा वाला उसके ऊपर वैसे ही बहुत सारा बैगेज आ जाता है। जो छोटा रहता है वो हमेशा लाड में रहता है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए तब भी थोड़ी पेरेंटिंग चल रही होती है। बड़ा वाला तो उस स्टेज से दूर हो जाता है। सो बड़ा वाला इज टेकिंग मैनी मोर रोल्स, हैज़ गॉन आउट ऑफ द हाउस, स्टडिंग समवेयर एल्स। तो ये छोटा उनके कंट्रोल में रहता है, तो छोटे पे काफ़ी उनकी
पैम्परिंग चल रही होती है, इंडल्जिंग चल रही होती है। तो इस बिहेवियर में भी अंतर रहेगा, उस बिहेवियर में अंतर रहेगा। तो छोटा वाला शायद कभी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि इतनी इंडल्जेंट बिहेवियर रहेगा। तो इसीलिए पेरेंट्स को ये, हर बच्चा सेम है, आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, लेकिन हाथ तभी बनेगा जब पांचों इकट्ठी हैं। सो पेरेंट्स को बच्चों के बीच में भी कंपैरिजन नहीं करना है, सिबलिंग्स के बीच में कंपैरिजन नहीं करना है कि वो तो ऐसे करता है, तुम ऐसे नहीं कर रही हो। स्कूल में भी ये कंपैरिजन चला जाता है, योर एल्डर सिस्टर और ब्रदर डिड सो वेल, हाउ कम यू आर नॉट डूइंग वेल। सो दैट कंपैरिजन इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द चाइल्ड। वो कंपैरिजन नहीं करना है। हर बच्चा अलग है, हर एक में कुछ गुण हैं और कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। एक बच्चा शायद मैथ में बहुत अच्छा है और एक बच्चा शायद लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा है। सो दोनों अपने लिए गुड हैं, तो अलाउ दैट टू हैपन। राइट राइट। मैम आपने हल्का सा टच बेस किया था गेमिंग पे भी। आज के टाइम पे सोशल मीडिया एंड गेमिंग एक एडिक्शन बनते जा रहा है। बिहेवियरल एडिक्शन भी में भी इसको कैटेगराइज किया जाता है। और अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व हैं टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स। मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है टीनेजर्स या यंग एडल्ट्स में भी। जैसे यंग एडल्ट्स बेसिकली कि 18 से थोड़े से ऊपर वाले हो गए, 19, 20, 21 वाले। इन पे तो काफ़ी एज तक भी रिसर्च हो रही है। अभी हाल ही में मैंने किसी की रिसर्च में हेल्प किया, जो वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं, उनका भी स्क्रीन के ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। आई वुड से डिफरेंटली कि जब छोटे होते हैं ना बच्चे, जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चा कहता है मैं बोर हो रहा हूँ और आपका फ़ोन चल रहा होता है, आप बच्चे को दिखाते हैं कुछ कुछ, तो बच्चा सीख जाता है। फ़ोन, टैबलेट, आईपैड, XYZ जितने भी स्क्रीन हैं, और वो धीरे धीरे पूछने लग जाता है, क्योंकि आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम ये कार्टून दिखाएंगे, हम ये शायद भजन ही दिखाएंगे या कुछ भी, तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया स्क्रीन। द चाइल्ड विल ऑलवेज आस्क यू बैक फॉर द स्क्रीन। आपने तब शायद कोई लिमिट नहीं रखी। आपको हर चीज़ में बाउंड्री क्रिएट करनी है, कितना बच्चे को देखना ठीक है, कितना नहीं है। मैं नहीं ये कह सकती कि स्क्रीन दिखाना ही नहीं है बच्चे को, ये गलत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल हमारी स्क्रीन पे ही हैं, है ना। कोविड के बाद तो एजुकेशन भी बहुत स्क्रीन के ऊपर ही आ गई है। सो आई कैन नॉट से कि स्क्रीन नहीं यूज़ करनी है, पर आप उसमें कुछ लिमिट सेटिंग्स तो डालेंगे। इतना अलाउड है, इतना अलाउड नहीं है। 1 घंटा 1.5 घंटा आपको देखना है, आपको 3 कार्टून देखने हैं, आपके ऊपर है इन 1-1.5 घंटे में आपने क्या करना है, ठीक है। और थोड़ा सा हमें भी इंट्रोड्यूस करना है बच्चों को, कोई बाहर जाके खेलना ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ और एक्टिविटीज़ करनी है। इसके लिए हमें पेरेंट्स को लगना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे के लिए बहुत आसान है स्क्रीन लेना, क्योंकि एडल्ट्स के पास भी ये, हम लोग बैठ ही नहीं सकते बिना स्क्रीन के। राइट मैम, बच्चा सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स से ही नहीं सीखता, स्कूल जाता है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। हम बच्चे को इन सब से दूर नहीं रख सकते, लेकिन इनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा, अलाउड है एंड येट नॉट अलाउड। दिस मच इज अलाउड, बियॉन्ड दैट इज नॉट अलाउड। इट कैनॉट बी कि आप हर समय, आपकी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, आप नोटिफिकेशंस ही देखते जा रहे हैं। नोटिफिकेशंस ऑफ रखिए। हर समय आप इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो ये है ना, पहले के ज़माने में हम चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी का इंतज़ार होता था, पोस्टमैन आएगा, वेट करते थे कि आज भैया कोई चिट्ठी है क्या हमारी। नहीं, अभी तो आपने एक मैसेज डाला, ब्लू टिक आया कि नहीं, आप वेट कर रहे हैं ब्लू टिक की, और आपको रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर देख लिया तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, उस बात पे भी गुस्सा हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब विदिन 1 मिनट अगर नहीं आया तो 1 मिनट तो बहुत दूर है, तो उससे भी छोटे में आपकी वेट हो रही होती है। सो आपको व्हाट आर यू वांटिंग, यू नो, द अदर पर्सन कैन बी बिजी। तो मेरे लिए तो बहुत क्लियर मैसेजेस हैं मेरी फैमिली के लिए, अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो नहीं उठाया, डू नॉट डिस्टर्ब। कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है तो आप, मेरी टीम में लोग हैं, उनको बता दीजिए, मैसेज पहुंच जाएगा, लेकिन मैं अगर सेशन में होंगी मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी। और मेरे क्लाइंट्स को भी ये बात मालूम है कि मैं शायद रिस्पॉन्ड नहीं करूँगी। राइट राइट। एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, सेफ स्पेसेस भी बच्चे उनको टर्म करते हैं। कई बारी वो सेफ स्पेसेस
वो स्पेस भी बन जाते हैं जहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज़ होता है। जी। इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, हाउ चिल्ड्रन गेट इनटू दिस, हाउ शुड पेरेंट्स बी इन अ पोजीशन टू मेक देम कम आउट ऑफ इट, और कैसे आगे बढ़ना चाहिए? ये तो होगा, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। बच्चे बाहर जाएंगे, बच्चे पीयर ग्रुप में जाएंगे, बच्चे सीखेंगे। आपके घरों में भी होता है, अल्कोहल इज़ फ्रीली अवेलेबल। आपके घरों में भी होता है जहाँ आपकी सब्सटेंसेस रेगुलरली अवेलेबल है। बच्चा देख रहा है, आप जितना मर्जी कोशिश करें छुपने की, बच्चा इज़ अवेयर, राइट। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे के ऊपर थोड़ी सी चील की आंख रखनी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें लॉक एंड की में ही होनी चाहिए, आपको खुले नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे पैसे खुले नहीं छोड़ने चाहिए। बच्चों की थोड़ी सी अट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि बाहर जाते हैं, आपने कहा ना बाहर से भी इन्फ्लुएंस आता है, तो बाहर से भी इन्फ्लुएंस आता है, फिर बच्चा वो उठाने की कोशिश करता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो अगर आपकी बातचीत रहेगी, एंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस रहेंगी आपके बच्चों के साथ में, तो फिर आपको मालूम भी रहेगा कि बच्चा क्या कर रहा है। और अगर बच्चे ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, कोई बात नहीं, कोई इतना बड़ा ब्लड बाथ नहीं करने की ज़रूरत है। आपने उससे इतने झगड़े नहीं करने हैं, मारपीट नहीं करना है, और तरह तरह की बातें नहीं सुनानी है। कर दिया, उसको बैठ के बातचीत करिए, प्रोज एंड कॉन्स की बातचीत करिए। हमने भी, आपने भी, मेरे से बड़े बुजुर्ग भी, मुझसे छोटे भी, सबने एक्सपेरिमेंट किया है। कुछ चीज़ें हमारे पेरेंट्स को पता चली हैं, कुछ नहीं पता चली हैं। हमारे बच्चे भी करेंगे। तो अगर आप ये सोचें कि मेरा बच्चा, मैंने इतनी अच्छी परवरिश करी है, वो नहीं करेगा, ये गलत सोच है। एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट करने की एक स्टेज आती है बच्चे के लिए। कुछ वहाँ अटक जाते हैं, कुछ बाहर निकल आते हैं। सो इसीलिए बातचीत करनी ज़रूरी है। हर स्कूल में काउंसलर्स मौजूद हैं, आपके टीचर्स भी बेस्ट काउंसलर्स होते हैं। आपको हेल्प लेनी ज़रूरी है। आपको शर्मिंदा नहीं होना है अगर बच्चे ने कोई एक्सप्लोर या एक्सपेरिमेंट किया है तो। गो एंड टॉक, गेट हेल्प। डोंट से कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। नहीं, हम सबको मदद की ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है। जैसे हम जाते हैं फिजिशियन के पास में, हमें एक थेरेपिस्ट के पास भी जाना ज़रूरी है। अगर हम अपने फिज़िकल बीमारियों के लिए एक फिजिशियन के पास जा सकते हैं, क्यों नहीं हम अपनी भावनाओं की जो परेशानियां हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इमोशंस हैं, मेंटल हेल्थ है, उसके लिए क्यों नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे? मैम, बच्चे बड़े होते हैं, कॉलेज जाते हैं, या स्कूल भी कई बार बोर्डिंग स्कूल में डाला जाता है। आपने बताया कि पेरेंट्स को तो मिस करते ही हैं बच्चे, बट पेरेंट्स ऑल्सो मिस देम। इंडियन मॉम्स में बहुत ज़्यादा ये देखा गया है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम करके। इसके बारे में मैं समझना चाहूँगा। क्योंकि मदर्स तो शुरुआत से सिर्फ बच्चों के इर्द गिर्द, बच्चों के आसपास ही घूमती हैं। उन्होंने अपनी लाइफ तो देखी ही नहीं है। उनकी लाइफ अकॉर्डिंग टू देम इज ओनली चिल्ड्रन, व्हिच इज नॉट राइट। You have been educated, you've married, you have children. Children is a part of your life. It is not all your life. Have a life of yourself also, for yourself. Do some self-care. Think about yourself. Have friends. Go and talk to them. Take care of your hobbies. Do something or the other to keep your mind occupied. ये नहीं कि सिर्फ बच्चों के बीच में ही लगे रहेंगे तो इसीलिए वो एम्प्टीनेस सिंड्रोम आ जाएगा। फिर आप शिकार हो जाएंगे एंजाइटी के, डिप्रेशन के, और बहुत तरह की सोच, आप ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे। फिर आपको ज़िंदगी से मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए शुरू से ही अपना जीवन भी देखना ज़रूरी है। कोविड की आपने बात की थी। लॉट ऑफ यंग चिल्ड्रन लॉस्ट देयर पेरेंट्स। यस, ग्रीविंग शायद अभी भी चल रही है। ग्रीविंग इज़ लाइफ लॉन्ग। ग्रीविंग डजंट स्टॉप। लॉस इज़ देयर। और छोटे बच्चे हैं जिन्होंने एक पेरेंट लूज़ किया है, किसी ने दोनों लूज़ कर दिए, किसी ने बहुत कुछ लूज़ कर दिया है। मेरे पास ऐसे हैं बच्चे आए जो माँ बाप भी गए, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स भी गए, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स भी गए, वो अकेला बच्चा रह गया। आप सोचिए उसकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक कम्युनिटी में हम रहते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ में ख्याल करना है। तो हमें कुछ वैल्यूज़ इम्पार्ट करने हैं बच्चों को, जिसमें कि ग्रैटिट्यूड है, जिसमें कि
एम्पथी है, कंपैशन है, काइंडनेस है, तो ये वैल्यूज़ इम्पार्ट करने बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के साथ में। ये वैल्यूज़ के साथ में फिर दूसरे जो बच्चे हैं जहाँ स्कूल में जाते हैं, जिनका ये लॉस हुआ है, उनको मदद मिलती है कैसे आप रहेंगे, कैसे आप जिएंगे। आपने बोला कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी इम्पार्ट सर्टेन वैल्यूज़। ऑन दी अदर हैंड ये भी देखा जाता है कि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज भी कर देते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा भी होता है, आगे चल के और भी मेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। हाउ शुड पेरेंट्स मेक श्योर दैट दे आर नॉट ट्रॉमेटाइजिंग देयर चिल्ड्रन? हमें समझ नहीं आता जब हम ये ट्रॉमा क्रिएट करते हैं। एक तो शायद आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है, आपस में हस्बैंड वाइफ में, या आपके वर्क एरिया में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, या आप पीछे से बैगेज लेके आ रहे हैं जिसकी हम जनरेशनल ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, या आप इन लॉज के साथ में रहते हैं, आपकी कुछ बनी हुई नहीं है, आपके थॉट्स मिलते नहीं हैं, तो आप बच्चे को सारी चीज़ें बताते रहते हैं। उसकी आयु अभी उतनी नहीं है कि वो समझ पाए, या आपका सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स हुआ है, डेथ हुई है पार्टनर की, कुछ हुआ है, या कोई मेजर ट्रॉमा हुआ है, कोई क्रॉनिक इलनेस हो गई है, कोई भी, दीज आर ऑल ट्रॉमास। तो हम इसके बारे में बातचीत करते हैं, बच्चे के ऊपर बहुत बैगेज डाल देते हैं, राइट। तो बच्चा उस बैगेज में जी रहा होता है और उसको फीलिंग ऑफ निगलेक्ट आती है, उसको फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट आती है, उसको फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आती है। तो वो बड़े होके, अगर वो भी किसी से बातचीत नहीं करता, वो बड़े होके बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों में फंस जाता है। मैम, पेरेंट्स भी तो पहली बारी पेरेंट बन रहे हैं। एज अ चाइल्ड व्हेन वी ग्रो अप, व्हेन वी अटेन एन एज की जहाँ पे हमें चीज़ें समझ में आती हैं, हाउ डू वी गो ऑन टू डेवलप एन एम्पैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर इसमें ये सवाल ने करती हैं। हम जब पेरेंट्स बन जाते हैं तो हमारा बच्चा या हमारे बच्चे के साथ में जब हम कुछ बातें करते हैं या कुछ ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं, तो हमें अपने माँ बाप की याद आती है तब, कि हम, मेरे साथ में भी ये हुआ था, या मम्मी पापा के साथ में भी ये हुआ था। तो हमारी इंट्रोस्पेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चालू हो जाती है और हमारे पास थोड़ी सी सॉफ्टर फीलिंग्स आने लग जाती हैं, दैट माय पेरेंट्स आल्सो वेंट थ्रू दिस, और मैंने शायद तंग किया हो, या मैंने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हों। आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी चेंज होने लग जाती है और आपका व्यवहार टुवर्ड्स योर ओन पेरेंट्स भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा Right. सॉफ्टन अप हो जाता है। राइट। जितना आप गुस्सा लेके चल रहे होते हैं वो चेंज हो जाता है, आपका थोड़ा सा मेलो डाउन फीलिंग आती है, वो आ जाती है। इसीलिए देखिए, पेरेंट्स तो हम पहली बार ही बनेंगे, चाहे आप 20 पे बने, 28 पे बने, 30 पे बने, 40 पे बने। आजकल तो पेरेंट्स बहुत दूर दूर तक जाने लग गए। कुछ हैं जिनको जो इनफर्टिलिटी में हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो अडॉप्शन भी होती है, बहुत तरह की और चीज़ें होती हैं, तो उनकी सोच भी अलग हो जाती है, तो थोड़े इंडल्जेंट हो जाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप समझ रहे हैं ये वैल्यूज़, तो आपको अपने बच्चों के ऊपर भी वही इम्पार्ट करना ज़रूरी है। बी काइंड टू द हेल्प अराउंड इन द हाउस, दैट्स द बेस्ट दैट यू कैन डू। हैव ग्रैटिट्यूड एवरी डे, इज यू नीड टू हैव ग्रैटिट्यूड। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू द ऑलमाइटी, जो भी हैं आप थैंक यू बोलेंगे। कंपैशन, राइट, और पेशेंस। जो हम, पेशेंस घट गई है हमारे अंदर, बहुत। हम इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं कि हमें गुस्सा इतना आने लग गया है। हम चीज़ें ही वही देखते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स सोचते नहीं है कि सिर्फ एक गुस्से के बारे में सोचते हैं, जो भावना एक गुस्सा ही है। नहीं, भावनाएं तो बहुत तरह की, क्यों हम सारी चीज़ें गुस्से पे ही देखते हैं। सो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट एंड रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है एज पेरेंट्स। और कोई भी पेरेंट परफेक्ट पेरेंट नहीं होता है, और बनने की कोशिश भी नहीं करनी है। मैम, we are reaching an end to this episode. I hope that with all this information, our younger generation is in a position to understand from your point of view, from the whole perspective, and they get informed, they feel empowered, they feel educated with this. Ma'am, I would now like to take your closing remarks on this. जैसे आपने बताया कि कोई परफेक्ट पेरेंट नहीं होता,
उस नोट पे मैं आपसे कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगा। थोड़ा सा अपने आप को भी शाबाशी दें एज पेरेंट्स कि हम पेरेंट्स हैं, ग्रैटिट्यूड टू द ऑलमाइटी कि वी हैव बीन एबल टू पेरेंट आवर चिल्ड्रन. There are many of us who don't have children, right? So it's never going to be that you won't make mistakes. You will make mistakes. Forgive yourself for that. Forgiveness is one part that you will continue to do. Don't be guilty कि आपने कुछ गलत कर दिया बच्चों के लिए. आप गिल्ट में रहेंगे तो आपकी परवरिश में थोड़ी चेंजेस आ जाएंगे. Be happy. Enjoy your children. Don't go on criticizing them. So love your child with or without any problem. That's Right. what I would say. Thank you so much, ma'am. Thank you for your wise words. It was really nice talking to you. Same here, ma'am. Thank you.